हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी में पाँचवें लेसन को मतलब फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिफ्थ चैप्टर में प्रमुख बातें क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो चैप्टर का नाम है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ लोग शासक कैसे बने, इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी रहेगी। अब यहाँ से देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जो शक्तिशाली राजा होता था वो घोड़े को छोड़ देता था, और वो मतलब स्वतंत्र रूप से घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उसको उसकी निगरानी करने के लिए लोगों को लगा दिया जाता था। और अगर कोई भी शासक, किसी दूसरी जगह का शासक अगर उस घोड़े को रोकता था तो उसको उस वाले मतलब पहले वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, ठीक है, की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। आगे है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, ये पुराने समय की बातें यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे बात दी गई है, प्रमुख बातें दी गई, इनको भी देख लेते हैं। इसमें इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज के कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ग ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन की का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो वैदिक काल के बारे में यहाँ पर ये सब बातें दी गई हैं। इसमें महिलाओं की काफ़ी स्थिति खराब थी और शूद्रों को अधिकार नहीं था वेद पुराण पढ़ने का। आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण
जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था से संबंधित सारी बातें हो गई। आगे देखते हैं जनपद। जनपद के बारे में क्या है इसमें? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होके जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक है, जनपद का अर्थ यहाँ पे दिया गया है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे जानवर वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब यहाँ पे देखिए मिट्टी के, यहाँ पे ये दिया गया है चित्रित धूसर पात्र। नीचे जो पात्र दिया उसके बारे में, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसके इधर देखिए इसमें क्या लिखा है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए धूसर धूसर बर्तन यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं। महाजनपद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रतिभाशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे ये इसको मानचित्र देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया गया काबुल नदी दी गई, गांधार, झेलम, ठीक है, सतलुज, सिंधु, हस्तिनापुर, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। महाजनपद है वैशाली, मगध, हस्तिनापुर, ठीक है, उज्जैन, इस टाइप से यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे देखते हैं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। आगे है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष। इसके एक भाग पर निर्माण संभवतः 2500 साल मतलब 2500 साल पहले हुआ। तो ये देखिए ये दीवार है पूरी। ठीक है, ये आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें ये दीवार है। आगे देखते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ये आगे देखिए करों के बारे में।
फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था किसी भी फसल का और उसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। आगे है, पशुपालकों को जानवरों तथा उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। नेक्स्ट है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी देना पड़ता था। और आखिरी है, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। नेक्स्ट है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, मतलब पहले लकड़ी के ही बनते थे, अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध लगाकर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। आगे है, सूक्ष्म निरीक्षण है यहाँ पे मगध के बारे में। अभी ऊपर हम लोगों ने मानचित्र देखा था, उसी में मगध के बारे में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ठीक है, जो पहला अध्याय था उसमें भी था कि मगध, गंगा और सोन के आसपास का इलाका मगध कहलाता था। ठीक है, इसमें क्या है, होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी थे। नेक्स्ट है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु शत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक जिसे राजगीर कहा जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, मतलब जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर कहाँ का था? मेसिडोनिया का। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। आगे है वज्र। अभी तक मगध के बारे में देख लिया, वज्र के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछ दिया जाता है कि वज्र, जैसे कूट दे दिया जाता है कि मगध एक तरफ जैसे सारे महाजनपद दे दिए, जैसे मगध है, ठीक है, वज्र है, हस्तिनापुर है, ये सारे दे दिए, उज्जैन है, ये सब दे दिए, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दे दी और कह दिया जाएगा इनको सुमेलित करिए। तो इस टाइप से यूपीएससी, यूपी स्टेट पीसीएस, इनमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे है, यहाँ पे था, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राज्य विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पे देखिए, गढ़ और संघ के बारे में बताया गया। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, और संघ का मतलब संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, आगे है बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ फालतू नहीं दी गई है, इसीलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया? दीघ निकाय से। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। अजातशत्रु और वज्र संघ, इनके बारे में यहाँ पे दिया गया। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसक्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, इसके आगे, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में यहाँ पे बातें हैं। आगे हैं, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। ठीक है, अध्याय 10 में इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में इसको अन्यत्र है, इसको भी देख लेते हैं। और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी, जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स की वीडियो बनाऊंगा मैं, और तब इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर लेंगे। और उसकी जो पीडीएफ होगी शॉर्ट नोट्स की, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले अन्यत्र आज की वीडियो में देख लेते हैं। इसमें है, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले स्थापना किसने की थी गणतंत्र की? प्रजातंत्र या गणतंत्र की? यूनान ने। आगे है, यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन चीज़ों को बाद में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर तथा लाइक करें। शेयर और लाइक करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि इसको जो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप लोग अगर शेयर और लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपसे हो सके तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।